हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज मैं आपके लिए एक नया पाठ लेकर आया हूँ और आज का अपना पाठ होगा भारत का राष्ट्रपति। अब तक जो मैंने पाठ पढ़ा है उनमें मैंने लिया था सबसे पहले भाग संख्या 3 के अंतर्गत मैंने आपको अपने मौलिक अधिकार पढ़ाए थे। जिनका उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 तक था। फिर मैंने आपको भाग संख्या 4 पढ़ाया था, जिसमें नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य थे, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक और 51 क में था। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे संविधान के भाग संख्या 5 से संबंधित है और ये भाग है वो है हमारी कार्यपालिका से संबंधित। भारतीय संविधान का भाग संख्या 5, इसका संबंध भारत की कार्यपालिका से और इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद संख्या 52 से प्रारंभ होता है और 78 तक है। ये कार्यपालिका से संबंधित हमारा संवैधानिक प्रावधान। इसमें भी हम देखते हैं कि संविधान के अपना जो राष्ट्रपति है, जो कि हमारे संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति हमारे यहाँ औपचारिक प्रधान होता है। उसकी 52 से 62 तक राष्ट्रपति के बारे में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, उनका हम आज विस्तृत करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि कार्यपालिका, भारत की जो कार्यपालिका है उसमें कौन कौन शामिल है, किन किन से मिलकर कार्यपालिका का निर्माण होता है। तो सबसे पहले कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, जो संवैधानिक प्रमुख होता है। दूसरा उसके बाद आता है उपराष्ट्रपति। इसके बाद कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं, और इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन में साथ देने वाले अधिकारी मिलकर ये कार्यपालिका का निर्माण। तो हम जो आज पढ़ रहे हैं उसका संबंध केवल और केवल राष्ट्रपति से, जो कि संवैधानिक प्रमुख होता है, जो संविधान प्रमुख की भूमिका निभाता है। क्योंकि हमने यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया भारत में, तो संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का एक औपचारिक प्रधान होता है और एक वास्तविक प्रधान होता है। तो हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो आज के इस औपचारिक प्रधान के बारे में है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 52 से किया गया है। 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति के विभिन्न कार्यों के बारे में, राष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया, उसकी शपथ, योग्यता, वेतन इत्यादि के बारे में ये प्रावधान किए गए हैं। उनका एक एक करके हम अनुच्छेदवार उसका आज अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद 52 ये प्रावधान करता है कि भारत में एक राष्ट्रपति पद होगा। ये केवल राष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है कि एक राष्ट्रपति का पद होगा, अनुच्छेद 52 ये कहता है। इसके बाद अनुच्छेद
53, अनुच्छेद 53 ये कहता है कि भारत में जो राष्ट्रपति का पद होगा, जो राष्ट्रपति होगा, समस्त शक्तियां, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां संघ क्षेत्र की समस्त कार्यपालिका शक्तियां संघ क्षेत्र की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में विहित होगी। अर्थात यही वो अनुच्छेद है जो राष्ट्र की समस्त शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में विहित करता, राष्ट्रपति को देता है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इन शक्तियों का प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ, जैसे प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद, अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। इस तरह से हमारा संविधान का ये 53वां अनुच्छेद राष्ट्रपति को कार्यपालिका की समस्त शक्तियां देता है। अनुच्छेद 52 भारत के लिए एक राष्ट्रपति पद के बारे में बताता है। और अब आगे हम देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 और 55 का संबंध, इनका संबंध निर्वाचन से है। अनुच्छेद 54 निर्वाचन के बारे में बताता है और अनुच्छेद 55 निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में बताता है, जैसे किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। तो अनुच्छेद 54 में यह कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा। निर्वाचन की जो विधि है, तरीका है, वो अप्रत्यक्ष होगा। क्या होता है अप्रत्यक्ष? हम जानते हैं कि निर्वाचन दो तरीके से होता है। एक, सीधे जनता जिस निर्वाचन में भाग लेती है, सीधे जनता द्वारा जो निर्वाचन होता है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन। जहां जनता सीधे चुनाव में भाग लेती है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। जैसे सरपंच का चुनाव, जिसमें जनता खुद अपना प्रतिनिधि चुनती है, जैसे लोकसभा सदस्य का चुनाव, जैसे विधायक का चुनाव, विधानसभा सदस्य का चुनाव, जिनमें जनता डायरेक्ट उसमें चुनाव में भाग लेती है। दूसरे प्रकार का जो तरीका होता है वो होता है जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुनाव। पहले जनता कुछ प्रतिनिधि चुनती है और फिर वो प्रतिनिधि चुनाव में भाग लेते हैं। ये जो तरीका है इसको कहा गया है अप्रत्यक्ष तरीका, मतदान का अप्रत्यक्ष तरीका। यानी इसमें पहले जनता एक प्रतिनिधि का चुनाव करेगी और फिर वो प्रतिनिधि आगे चुनाव में भाग लेगा। तो राष्ट्रपति चुनाव में भी हमने अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में अप्रत्यक्ष पद्धति को अपनाया गया। इसका मतलब ये होता है कि जनता स्वयं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगी। तो कौन लेगा? कौन लेगा में आगे जवाब है निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल के बारे में कहा गया है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, कौन कौन इस चुनाव में भाग लेंगे? तो इसमें लिखा गया है कि संसद में जिसमें दोनों सदन होते हैं, दो सदन है। कौन कौन से दो सदन है पता होगा? एक को कहते हैं लोकसभा, एक को कहा जाता है राज्यसभा। तो संसद के दोनों सदनों के यहां एक बात और ध्यान रखनी है, निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित जो चुनाव जीत कर जाते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, वो संसद में दो तरह के सदस्य होते हैं, एक निर्वाचित होते हैं और एक मनोनीत होते हैं। पता होगा लोकसभा में
2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं जो कि इसमें राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले लेंगे। इसी तरह से राज्यसभा में भी 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो मनोनीत होते हैं, वो भी इनके निर्वाचन में भाग ले लेंगे। केवल निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे। साथ ही संसद के अलावा विधानसभाओं के, या विधान मंडल नहीं है, यह ध्यान रखना है, राज्यों की विधानसभाओं एवं वे केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधानसभा का गठन किया गया है, जिनमें विधानसभा हो, केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं इनके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। कुल मिलाकर निर्वाचित सदस्य होंगे, एक तो संसद के और एक विधानसभाओं के, और वे 2 राज्य केंद्र शासित 2 प्रदेश हैं जिनमें विधानसभाएं हैं, उनके निर्वाचित सदस्य इनमें भाग लेंगे। केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्यों द्वारा इनके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया जाता है। कौन भाग नहीं लेते हैं? एक तो संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, साथ ही साथ कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद होती है, वो परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे, और केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधानसभा नहीं है वो तो भाग वैसे भी नहीं लेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के एवं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों के जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं, उनको निर्वाचक मंडल में 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शामिल किया गया है। 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे शामिल किया गया। अनुच्छेद 54 के बाद अब हम शुरू करते हैं अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख है। प्रक्रिया बताएगी। क्या बताया गया इस प्रक्रिया में? सबसे पहले तो ये बताया कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होगा। तो इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होगा, जिसका मतलब है कि प्रत्येक निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार होगा, और उसका वोट यदि उसके वोट से पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है, न्यूनतम कोटि की संख्या प्राप्त नहीं होती है, तो अंतिम जो उम्मीदवार होगा उसके वोटों का संक्रमण कर दिया जाएगा, और प्रत्येक मतदाता के यानी कि निर्वाचक मंडल के जो मत है उसका अनुपात निकाला जाएगा, उसका अनुपात तय किया जाएगा उसकी जनसंख्या के अनुपात में। तो इस तरह से देखा गया है कि एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति को इसमें अपनाया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि ये जो राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया है उसमें 2 बातों पर विशेष ध्यान रखा गया है। पहली बात तो ये ध्यान रखी जाएगी कि निर्वाचक मंडल में जनसंख्या का अनुपात निकटतम संभव
निकटतम संभव रूप से समान रखा जाएगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं, निर्वाचक मंडल के सदस्यों के वोटों का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। वो है कि समस्त विधानसभा सदस्यों द्वारा देय मत समान हो, देय मतों का भाग भी अनुपात भी बराबर हो, देय मतों का अनुपात समान हो, यानी कि वोटों में जो भी मतदाता होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष मतदान नहीं है, इसलिए जो भी मतदाता होगा, निर्वाचक मंडल का जो सदस्य होगा, विभिन्न प्रकार के सदस्यों के वोटों में एक निश्चित अनुपात होगा और उसी अनुपात में उसको वोट देने का, उसके वोट का मत मूल्य माना जाएगा। तो इस बात के लिए प्रत्येक निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य का एक मत मूल्य निकाला जाता है। तो निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्यों में सबसे पहले हम देखते हैं विधायक का मत मूल्य क्या होता है। तो विधायक जो विधानसभा सदस्य हैं, विधायक यानी कि विधानसभा सदस्य है, विधानसभा सदस्य का मत मूल्य निकालने का एक निश्चित सूत्र दिया गया है। सूत्र यह है कि राज्य की जनसंख्या में भाग दिया जाता है उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य संख्या का, सदस्य संख्या उस विधानसभा की निर्वाचित सदस्य संख्या गुणा 1000 का भाग दिया जाता है। पुनः सुने, विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य निकालने के लिए एक सूत्र है। सूत्र क्या है? उस राज्य की जनसंख्या में विधानसभा की निर्वाचित सदस्य संख्या और उसको 1000 से गुणा करके जनसंख्या में भाग देकर उसका मत मूल्य निकाला जाता है। यह हम इसको पहला स्टेप मान सकते हैं। दूसरे स्टेप में जो निर्वाचक मंडल के दूसरे प्रकार के सदस्य होते हैं, जो सांसद होते हैं, तो सांसद का मत मूल्य निकालने का भी सूत्र है। उसका सूत्र यह है कि सभी राज्यों के विधानसभा सदस्यों, सभी राज्यों के विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल योग उनको जोड़ा जाएगा। सभी राज्यों की विधानसभाओं के जो भी विधायक है, विधानसभा सदस्य हैं, उनको प्राप्त जो मत है, उन मतों का कुल योग किया जाएगा और उस कुल योग को विभाजित किया जाएगा निर्वाचित सांसदों की संख्या से। निर्वाचित सांसदों की संख्या का भाग देकर एक सांसद का मत मूल्य निकाला जाएगा। एक विधायक का मत मूल्य निकालने का सूत्र पहले बताया जा चुका है। और इसके बाद तीसरा स्टेप देखते हैं चुनाव प्रक्रिया में कि न्यूनतम कोटा निकाला जाता है। निर्वाचित होने वाले व्यक्ति को ये न्यूनतम कोटे की संख्या प्राप्त करना अनिवार्य रखा गया है। न्यूनतम कोटा क्या होता है? न्यूनतम कोटा अगर इसको परिभाषा के रूप में देखा जाए तो वह न्यूनतम संख्या जो एक निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति के लिए निर्धारित की गई है, उसे न्यूनतम कोटा कहा जाता है। क्या है न्यूनतम कोटा? न्यूनतम कोटे के लिए सूत्र है कि कुल डाले गए वैध मतों
की संख्या, इसमें भाग देते हैं पदों की संख्या, निर्वाचित किए जाने वाले पदों की संख्या। राष्ट्रपति के लिए भारत में एक ही पद है, तो निर्वाचित किए जाने वाले पदों की संख्या, राष्ट्रपति का एक ही पद रखा गया है, तो एक पद, इस पदों की संख्या में एक जोड़ा जाता है, यानी 1+1, 2 का भाग दिया जाएगा, और इस 2 का भाग देने के बाद जो भागफल आता है उसमें एक जोड़कर वो न्यूनतम कोटि की संख्या निर्धारित की जाती है। कुल मिलाकर ये भी मैं इसको कहूं, क्योंकि पद एक है राष्ट्रपति का, इसलिए कुल वैध मतों का 50% से एक अधिक मत प्राप्त करना अनिवार्य रखा गया है। तो न्यूनतम कोटि की संख्या प्राप्त करना भी प्रत्येक मतदाता के लिए, प्रत्येक उम्मीदवार के लिए जरूरी है जो राष्ट्रपति का चुनाव जीतना चाहता है। अब न्यूनतम कोटे में अगर एक से ज्यादा न्यूनतम कोटे की संख्या प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो अधिक वोट प्राप्त करता है उसे निर्वाचित घोषित किया जाता है। लेकिन कई बार ये देखा जाता है, इनकी मतगणना, मतदान का तरीका क्या है वो देखते हैं। मतदान का तरीका, ये तो थे फार्मूले। अब आता है मतदान कैसे। तो चुनाव प्रक्रिया में कहा गया है कि प्रत्येक मतदाता, यानी इलेक्टोरल का प्रत्येक सदस्य, निर्वाचन मंडल का प्रत्येक सदस्य, मतदाता, जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं सभी को अपना वरीयता क्रम में मत देता है। एक बैलेट प्राप्त करता है, उस बैलेट पर सभी उम्मीदवार जितने भी राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हैं वो उनका नाम होता है, और उन सब के आगे वो अपनी वरीयता क्रम निर्धारित करता है। मतदाता सभी उम्मीदवारों के नाम के आगे वरीयता क्रम निर्धारित करता है। यानी एक मतदाता सबको वोट देता है, लेकिन इसके वोट की वैल्यू प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग अलग होगी। वो ये कहता है कि पहला वोट मेरा अमुक व्यक्ति को माना जाए, दूसरे अगर वो नहीं जीतता तो मेरा वोट दूसरी बार में, इस तरह से वो सीरियल क्रमांक तय करता है। जैसे उदाहरण लेते हैं कि ए, बी, सी और डी 4 उम्मीदवार खड़े हैं, एक मतदाता इनको वोट देगा, मान लिया जाए वो बी को पसंद करता तो इसके आगे सबसे पहले वो अपनी वरीयता पहले को बी को दे देगा। इसके बाद यदि वो चाहता है कि अगर ये नहीं जीतता है तो मेरा वोट इसको माना जाए, तो वो एक के सामने अपनी दूसरी वरीयता तय कर देता है। इसी तरह से यहाँ वो तीसरी वरीयता तय करता था, इसी तरह से वो यहाँ चौथी, यानी एक मतदाता अपनी वरीयता के अनुसार सभी को वोट देता है, लेकिन उसका वोट पहले इसको माना जाएगा जिसमें उसने पहली वरीयता दी है। तो इस तरह से वरीयता का अंकन किया जाता है। इसके बाद वरीयता क्रम में वोटों के बाद वोटों की गिनती की जाती है, और उस गिनती में यदि एक कोई भी उम्मीदवार न्यूनतम कोटे की संख्या प्राप्त करते हुए अधिकतम वोट प्राप्त कर लेता है तो वो विजेता घोषित कर दिया जाता है। न्यूनतम कोटे की संख्या प्राप्त, अधिकतम मत प्राप्त करने वाला वाला निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। लेकिन यदि किसी को भी न्यूनतम कोटे की संख्या प्राप्त नहीं हुई तो क्या करते हैं,
यदि किसी को भी न्यूनतम कोटे से निर्धारित संख्या प्राप्त नहीं होती है तो अंतिम उम्मीदवार को पराजित माना जाता है। अंतिम उम्मीदवार को पराजित मान लिया जाता है और उसके मतों को उनकी दूसरी वरीयता के अनुसार हस्तांतरित किया जाता है। और फिर यह देखा जाता है कि कोई उम्मीदवार यदि न्यूनतम कोटे की संख्या प्राप्त कर लेता है तो उसको निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। यदि इस बार भी ऐसा नहीं होता है तो फिर जो अंतिम उम्मीदवार है उसको पराजित मानते हुए उसके वोटों का हस्तांतरण किया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कोई एक उम्मीदवार न्यूनतम कोटे द्वारा निर्धारित संख्या को प्राप्त नहीं कर लेता है और उसे उम्मीदवार को विजेता घोषित नहीं कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं हमारी चुनाव अनुच्छेद जो 55 है उसमें हमारी चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताया गया कि किस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, कौन भाग लेता है, चुनाव की प्रक्रिया क्या रहेगी और इस तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 56 के। इस स्टेप को हम मतगणना स्टेप कह सकते हैं। मतदान के बाद मतगणना स्टेप, मतदान एवं मतगणना, मतदान एवं मतगणना स्टेप, इसको तीसरे स्टेप के रूप में हम दे सकते हैं। पहले फार्मूले निकाले थे, न्यूनतम कोटा की संख्या निकाली थी और इसके बाद हमने ये तीसरा स्टेप निकाला है कि उसका मतदान कैसे किया जाता है और मतगणना कैसे की जाती है। अनुच्छेद 56 इसका संबंध राष्ट्रपति के कार्यकाल से रखा गया। क्या है इसमें? राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे पहली बात तो 5 वर्ष निर्धारित किया गया है और ये 5 वर्ष की गणना की जाती है उसके कार्य ग्रहण तिथि से अगले 5 वर्ष तक के लिए राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। लेकिन कभी कभी इसे 5 वर्ष से ज्यादा समय के लिए भी रखा जा सकता है। कब रखा जाता है? यदि अगले चुनाव किसी कारण से लेट हो जाते हैं, देरी से होते हैं, 5 वर्ष की अवधि निकल जाती है तो उसे 5 वर्ष से अधिक समय तक भी रखा जा सकता है और वो तब तक राष्ट्रपति रहते हैं जब तक अगला उनका उत्तराधिकारी कार्य ग्रहण नहीं कर लेता है। यानी कब तक रहता है? जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर कार्य ग्रहण नहीं कर लेता तब तक पहले वाला जो राष्ट्रपति है वही राष्ट्रपति पद पर रहता है, चाहे 5 साल का कार्यकाल पूरा क्यों न हो गया हो। यदि उस समय तक चुनाव नहीं किए हैं तो ऐसी स्थिति में वो राष्ट्रपति रहेगा। या कई लोगों को शंका होती है कि 5 साल के उपरांत यदि चुनाव नहीं हुए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद और दायित्वों का निर्वहन करेगा। ऐसा नहीं होता है। केवल उपराष्ट्रपति कब उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है? यदि कार्यकाल तो पूरा नहीं हुआ है लेकिन किसी कारण से राष्ट्रपति पद रिक्त हो, और कौन से कारण है वो मैं आपको संक्षेप बता दूं। यदि पद त्याग दे, राष्ट्रपति स्वेच्छा से पद त्याग देता है। दूसरी स्थिति आ सकती है राष्ट्रपति पदधारी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। तीसरी स्थिति आ सकती है बीमार हो जाए
मृत्यु या बीमारी, कोई भी कारण हो सकता है। और अगली स्थिति आ सकती है वो है महाभियोग। महाभियोग द्वारा भी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। इसके बारे में भी आगे महाभियोग प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, रिक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 3 अलग स्थितियां हैं जिनके कारण से यदि पद रिक्त हो जाए तब यहां पर हम कहते हैं उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करता है। यहां ये राष्ट्रपति बन जाते हैं, राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करते हैं, लेकिन यहां ये राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल के संबंध में। अब अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 का संबंध पुनर्निर्वाचन के लिए, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित है। पुनर्निर्वाचन मतलब कब वापस चुना जा सकता है या नहीं। तो इसके संदर्भ में हमारा संविधान कहता है कि हमारा राष्ट्रपति कितनी ही बार निर्वाचित हो सकता है। कितनी ही बार निर्वाचित किया जा सकता है। या कई देश जैसे अमेरिका की बात हम करें तो अमेरिका में एक तरह से ये अप्रत्याशित वो बन गया है कि अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित होता है, 2 बार निर्वाचित हो सकता है। कोई भी व्यक्ति, एक दो अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने तीसरी बार प्रयास किया था लेकिन वो राष्ट्रपति बन नहीं पाए, चुनाव हार गए, इसलिए अब एक परंपरा सी बन गई है कि अमेरिका का राष्ट्रपति केवल 2 बार राष्ट्रपति रह सकता है, उसके बाद तीसरी बार वो पद छोड़ देता है। लेकिन भारत में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। भारत में जो राष्ट्रपति है वो कितनी ही बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। अनुच्छेद 58 का संबंध वो है राष्ट्रपति की योग्यता। राष्ट्रपति पदधारी व्यक्ति को किन किन योग्यताओं का पालन करना होता है, कौन कौन सी योग्यता होने पर राष्ट्रपति पद पर जा सकता है। तो योग्यता के संबंध में सबसे पहली योग्यता तो है कि ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, भारत का मूल निवासी हो, सबसे पहली योग्यता। दूसरी योग्यता है आयु संबंधी योग्यता है कि वह न्यूनतम 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, यानी कम से कम 35 वर्ष का व्यक्ति होना चाहिए। 35 से कम नहीं होना चाहिए, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। तीसरी जो शर्त रखी गई है योग्यता, तीसरी योग्यता है कि वह जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति उम्मीदवार बनना चाहता है, राष्ट्रपति चुने जाना चाहता है, वह संसद द्वारा निर्धारित सभी योग्यताएं रखता हो। संसद द्वारा निर्धारित सभी योग्यताएं रखता हो। यानी संसद समय समय पर जो राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं निर्धारित करती है वो सभी योग्यताएं उस पदधारी व्यक्ति में, वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति में होनी चाहिए। इस तरह से अगली जो हम उसकी योग्यता है कि वो राज्य की, किसी भी राज्य के अधीन, भारत के अधीन, राज्य के अधीन किसी लाभकारी पद पर आसीन नहीं।
वो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभकारी पद पर आसीन नहीं हो। ये 4 योग्यताएं इसमें लिखी गई है। साथ ही एक और जो नामांकन के लिए योग्यता रखी गई है वो है, ये अपने जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974 के अनुसार है कि नामांकन के लिए रखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार बनना चाहता है, उस व्यक्ति का नाम निर्देशन, यानी कि उस व्यक्ति का नाम निर्देशन के लिए कम से कम प्रस्तावक और अनुमोदक 50 प्रस्तावक और इतने ही अनुमोदक, 50 ही अनुमोदन करने वाले, नाम की सिफारिश करने वाले 50-50 की संख्या की गई है। ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति का चुनाव करना चाहता है, जो अपना नाम उम्मीदवार के रूप में देता है, उस व्यक्ति का प्रस्ताव 50 प्रस्तावकों द्वारा किया जाना चाहिए। ये प्रस्तावक वो है जो इसके मतदान में भाग लेते हैं। प्रस्तावक और अनुमोदक दोनों ही मतदान में भाग लेने वाले, अर्थात या तो सांसद हो या विधायक हो। 50-50 की संख्या निर्धारित की गई। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि इसके अलावा इसमें एक जमानत राशि की शर्त भी डाली गई है। जमानत राशि के लिए कम से कम 15,000 रुपए, यानी कि कम से कम का नहीं है, जमानत राशि 15,000 रुपए निर्धारित की गई है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा हो। ये जमानत राशि कब मिल सकती है, इसे वापस प्राप्त करने का तरीका है यदि कुल मतदान का 6वां हिस्सा वो प्राप्त कर लेता है। मतदान का 6वां हिस्सा प्राप्त कर लेता है तो वापस दे दी जाती है, और यदि नहीं कर पाता है तो जमानत राशि वापस नहीं प्राप्त होती है। ये जो शर्त है यह 1997 से पहले 10 की थी। प्रस्तावक 10 थे, अनुमोदक भी 10 थे और जमानत राशि 2500 रुपए थी। इसको आगे बढ़ाया गया है और 15,000 कर दिया गया। क्यों किया गया है, इसका कारण है कि कुछ गैर गंभीर लोग राष्ट्रपति जैसे चुनाव में भी भाग लेने लग गए थे, इसलिए उनको रोकने के लिए, गैर गंभीर लोगों को रोकने के लिए ये व्यवस्था की गई है। कम से कम 50 प्रस्तावक को, प्रस्तावक का मतलब वे व्यक्ति जो इसके चुनाव में भाग लेते हैं, अर्थात सांसद या किसी राज्य के विधायक हो, विधानसभा के सदस्य हो, वो 50-50 होने चाहिए। साथ ही साथ जमानत राशि के रूप में उसको 15,000 रुपए जमा कराने पड़ेंगे, जिसको वो तभी प्राप्त कर पाएगा यदि कुल मतदान का 6वां हिस्सा वो प्राप्त कर लेता है, अन्यथा उसकी वो जमानत राशि जब्त हो जाती है। इस तरह से हम देखते हैं अनुच्छेद 58 भारत के राष्ट्रपति के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित करता है। अनुच्छेद 59 ये राष्ट्रपति के पद के लिए कुछ शर्तें तय करता है। क्या चीजें होंगी, शर्तों के बारे में बताता है। तो राष्ट्रपति से संबंधित कुछ शर्तें, सबसे पहले शर्त यह तय की गई है कि राष्ट्रपति जो भी है वो संसद, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी ना तो लोकसभा का रहेगा, ना लोकसभा राज्यसभा में रहेगा, ना विधानसभा में रहेगा, ना विधान परिषद में रहेगा। यदि ऐसा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है जो पहले इनमें से किसी का सदस्य है, तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व राष्ट्रपति
निर्वाचित होने से पूर्व पद त्याग करना होगा। यदि है तो कब है ये शर्त? यदि सदस्य है तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व उसे पद का त्याग करना पड़ेगा। जो भी वो सदस्य है, सांसद है चाहे विधायक है, उसे पद त्याग करना पड़ेगा। दूसरी शर्त रखी गई है कि वह किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं हो, सरकार से मिलने वाले किसी पद पर नहीं हो, लाभ के पद पर आसीन नहीं हो। तीसरी जो बात कही गई है कि राष्ट्रपति पदधारी व्यक्ति को निःशुल्क आवास सुविधा प्राप्त होगी। आपको पता होगा राष्ट्रपति का जो आवास है वो राष्ट्रपति भवन कहलाता है। इसको राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है और ये रायसीना हिल्स पर स्थित है। न्यू दिल्ली रायसीना हिल्स दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा भी उसको कुछ और भवन ग्रीष्मकाल में उसको शिमला में, उसका एक भवन है शिमला में जिसका नाम है क्षरपुरा, ग्रीष्मकाल में क्षरपुरा में रिट्रीट शिमला, यह भी उस राष्ट्रपति के ग्रीष्मकालीन निवास है। इसी तरह से उसको एक भवन आवास सुविधा राष्ट्रपति निलयम के नाम से हैदराबाद में प्राप्त है। तो इस तरह से राष्ट्रपति को निःशुल्क आवास सुविधा प्राप्त होगी। अगली जो बात है वो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को इनके अलावा निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, फोन सुविधा, यात्रा सुविधा, पेंशन, भत्ते एवं परिलब्धियां प्राप्त होगी। अन्य जो फायदे वो सब प्राप्त होगी। ये सब उनको निःशुल्क प्राप्त होगी। इसके साथ साथ कार्यालय स्टाफ प्राप्त होगा। ये सारी सुविधाएं उसे प्राप्त होगी। पता होगा राष्ट्रपति का वेतन कितना है, पेंशन उसकी आधी होती है। तो राष्ट्रपति का वर्तमान में 5 लाख रुपए है, जो 2008 तक 8 से 2018 तक इनका वेतन था 1.5 लाख रुपए। और इससे पहले 2008 से पहले ये 50,000 प्राप्त करते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं राष्ट्रपति का जो वेतन है, वेतन का आधा, वेतन का आधा ये प्रतिमाह वेतन है इसका 5 लाख रुपए प्रतिमाह। तो प्रतिमाह पेंशन उनको वेतन का आधा पेंशन प्राप्त होगा। जो आजीवन मिलेगा। और राष्ट्रपति की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी को
राष्ट्रपति की यदि मृत्यु हो जाए पति को पेंशन, पति को मिलने वाली पेंशन की आधी होगी। तो इस तरह से देखते हैं उनको पेंशन सुविधा आजीवन प्राप्त होती है। इसी तरह से बाकी जो चिकित्सा सुविधाएं, फोन सुविधाएं, यात्रा सुविधाएं, भत्ते वगैरह वगैरह सब उनको प्राप्त होते रहते हैं। तो अब देखते हैं राष्ट्रपति की कुछ सेवा शर्तों में कि वो विधानसभा, विधान परिषद या लोकसभा, राज्यसभा इनमें से किसी का सदस्य भी होना चाहिए, और यदि है तो उसको निर्वाचित होने से पहले, राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होता है उससे पहले पद त्याग करना पड़ेगा। दूसरी बात, वो किसी भी लाभ के पद प्राप्त नहीं हो, निःशुल्क सुविधा प्राप्त करेगा। एक और मैं जो बात बोल रहा था वो है कि उसके इनमें कमी नहीं की जा सकती, उसके कार्यकाल के दौरान इसमें कमी नहीं की जा सकती। ये जो पेंशन भत्ते सुविधाएं हैं उनमें कमी कटौती नहीं की जा सकती। ये भी उनको विशेषाधिकार प्राप्त है। तो इसी के साथ, इन शर्तों के साथ हमको राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है, और विशेषाधिकारों के रूप में हम चर्चा करते हैं। पहला विशेषाधिकार उसे मिलता है कि आधिकारिक कार्यों में आधिकारिक कार्यों में उसे आधिकारिक कार्यों में विधिक जिम्मेदारी से मुक्त है। आधिकारिक कार्यों में उसे विधिक जिम्मेदारी से मुक्त रखा गया है। आधिकारिक कार्यों में उसे विधिक जिम्मेदारी से मुक्त रखा गया है। दूसरा जो उसको विशेषाधिकार है कि कार्यकाल के दौरान उसे आपराधिक कार्य के लिए कार्यकाल के दौरान आपराधिक कार्य के लिए उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और तीसरी बात, यदि स्वयं के किसी कार्य से उसको गिरफ्तार करना है तो स्वयं के किसी भी कृत्य के लिए, स्वयं के किसी आपराधिक कृत्य के लिए दो माह पूर्व नोटिस देकर गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी खुद व्यक्तिगत जीवन में कोई अपराध करता है तब भी उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता यदि उसे 2 महीने पहले सूचित नहीं किया गया है। यदि 2 महीने पहले सूचित किया जाए तो उसे अपने स्वयं के व्यक्तिगत कार्यों के लिए भी गिरफ्तार किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो इस तरह से हम देखते हैं राष्ट्रपति पदधारी व्यक्ति को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 का संबंध राष्ट्रपति की शपथ एवं प्रतिज्ञा से है। शपथ एवं प्रतिज्ञा। तो राष्ट्रपति संविधान के परिरक्षण
संरक्षण एवं प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। शपथ कौन दिलाता है? शपथ उसे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, शपथ दिलाता है और उसकी अनुपस्थिति में या तो उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अथवा वरिष्ठ न्यायाधीश। तो इस तरह से शपथ राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण अपने कर्तव्य के निर्वहन की लेता है, साथ ही साथ उसे शपथ दिलाने का कार्य मुख्य न्यायाधीश द्वारा करवाया जाता है। अगला अपना बिंदु है अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 61 का संबंध है राष्ट्रपति पर महाभियोग से। महाभियोग की प्रक्रिया को काफी पेचीदा बनाया गया है ताकि, हालांकि महाभियोग लाया जाता है, संसद द्वारा महाभियोग लाया जा सकता है और संसद महाभियोग प्रस्ताव पारित करके इसे हटा सकती है, राष्ट्रपति को उससे पद से हटा सकती है। महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। कैसे लगती है? सबसे पहले तो महाभियोग प्रस्ताव के बारे में कहा जाता है कि किसी भी सदन में लाया जा सकता है। सदन में पहले लाया जा सकता है। ये जरूरी नहीं कि लोकसभा में रखा जाए या जरूरी नहीं कि राज्यसभा में रखा जाए, किसी भी सदन में, दोनों में से किसी भी सदन में ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। दूसरी जो शर्त है इस पर कि जिस सदन में ये प्रस्ताव लाया जाता है उस सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/4 हिस्सा, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से ये प्रस्ताव लाया जाता है। 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रस्ताव लाया जाता है। अगली जो बात है वो इसमें यह है कि जो सदन प्रस्ताव ला रहा है वो अपने 2/3 बहुमत से इसे प्रस्ताव को पास कर देता है। इससे पहले यहां यह है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है कम से कम 14 दिन पूर्व उसे सूचित करना पड़ता है। तीसरी बात में हम लेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को प्रस्ताव से 14 दिन पूर्व देनी होगी। फिर यह प्रस्ताव रखा जाता है। तो अगली बात हम देते हैं कि यह प्रस्ताव उस सदन द्वारा, प्रस्ताव वाले सदन द्वारा 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। जिस सदन में यह रखा गया है उस सदन द्वारा यह 2/3 बहुमत से पारित करना होता है। जब ये 2/3 बहुमत से एक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है तो इसके पश्चात यह दूसरे सदन में जाता है और दूसरा सदन एक तरह से न्यायिक अभिकरण के रूप में, अर्ध न्यायिक अभिकरण के रूप में उसके आरोपों की जांच करता है। दूसरा सदन अर्ध न्यायिक अभिकरण के रूप में आरोपों की जांच करता है। आरोपों की जांच करता है
और जब आरोपों की जांच कर रहा है तो राष्ट्रपति इसमें शामिल हो सकता है। राष्ट्रपति स्वयं या अपना कोई प्रतिनिधि उस सदन के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए भेज सकता है। यानी यहां राष्ट्रपति को अवसर दिया जाता है कि वो अपना पक्ष प्रस्तुत करे और अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करे। यदि दूसरा सदन के आरोपों को सत्य पाते हुए 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ेगा। अर्थात महाभियोग प्रस्ताव पारित माना जाता है और महाभियोग प्रस्ताव के साथ ही राष्ट्रपति पदधारी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर नहीं रहता है। इस तरह से अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव से संबंधित है। इसमें 2 सदन है, दोनों में अलग अलग ये प्रस्ताव रखा जाता है। पहले में प्रस्ताव रखा जाता है 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर जरूरी है, राष्ट्रपति को इससे 14 दिन पूर्व सूचना देनी जरूरी है, 2/3 बहुमत से अपना प्रस्ताव पारित करेगा, दूसरा उसकी जांच करेगा। यदि जांच के समय राष्ट्रपति स्वयं या अपना कोई प्रतिनिधि भेज सकता है और यदि दूसरा सदन भी उसको सत्य पाता है तो राष्ट्रपति पदधारी व्यक्ति को वो उसके विरुद्ध 2/3 बहुमत से अपना प्रस्ताव पारित कर देता है और राष्ट्रपति पदधारी व्यक्ति को अपना पद छोड़ना। अब हम शुरू करते हैं अपना अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद संख्या 62। अनुच्छेद संख्या 62 में राष्ट्रपति पद की रिक्ति से संबंधित है। राष्ट्रपति पद की रिक्ति यानी यदि ये पद रिक्त हो जाए तो क्या प्रावधान है उसके संबंध में ये प्रावधान है अनुच्छेद नंबर 62। हमने देखा है कि राष्ट्रपति पद की 4 परिस्थितियों में रिक्त होता है। कैसे कैसे? सबसे पहले तो हमने देखा था अनुच्छेद अपना जो कार्यकाल का था उसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का है, 5 साल के उपरांत उसका पद रिक्त हो जाता है। साथ ही हमने देखा राष्ट्रपति पद के कार्यकाल से पहले भी वो कई कारणों से रिक्त हो सकता है। इसकी 3 परिस्थितियां हैं। पहली परिस्थिति है कि राष्ट्रपति पदधारी व्यक्ति स्वेच्छा से पद त्याग दे, यह पद रिक्त होने का एक कारण हो सकता है। कार्यकाल के अलावा अन्य जो कारण जिनके कारण से राष्ट्रपति पद रिक्त हो सकता है उसमें पहला बिंदु बनता है कि राष्ट्रपति पदधारी व्यक्ति स्वेच्छा से पद त्याग दे, या दूसरा कारण बनता है कि उसकी मृत्यु हो जाए। तीसरा कारण बनता है कि उसके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जा सके, महाभियोग द्वारा उसे हटाया जा सके। तो इन तीनों परिस्थितियों में हम देखते हैं कि इन तीनों परिस्थितियों के कारण से यदि पद रिक्त होता है तो राष्ट्रपति के बाद उसके पद रिक्त होने के तुरंत बाद उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद और दायित्वों का निर्वहन किया जाता है। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा है, उपराष्ट्रपति उस समय राष्ट्रपति के पद और दायित्वों का निर्वहन करता, लेकिन कब तक करता है? इस कारण से यदि पद रिक्त होता है
जैसे स्वेच्छा से पद त्याग कर दे या मृत्यु हो जाए या महाभियोग द्वारा हटा दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में संवैधानिक प्रावधान है कि अगले 6 माह से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाए, यानी राष्ट्रपति का चुनाव पुनः करवाया जाए। पद रिक्त होने की स्थिति बताई गई है कि यदि इन कारणों से पद रिक्त होता है तो राष्ट्रपति का चुनाव नए सिरे से होगा, तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद होदायित्वों का निर्वहन करता है। इस तरह से हम देखते हैं अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद की रिक्तता से संबंधित है और रिक्तता को पूर्ण करने के बारे में इसमें कुछ प्रावधान किए गए।